Good morning, class 7. Now, continuing lesson 9. You have studied yesterday up to page 90, mechanism of breathing. Now, continuing the same chapter, page number 91, and the topic is composition of inhaled and exhaled air. क्या मतलब है समझिए. इनहेल्ड एयर मीन्स जब आप इनहेलेशन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं उस समय की एयर, और एक्सहेल्ड एयर मीन्स जब आप ब्रीद आउट करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो वो एयर एक्सहेलेशन करते हैं उस समय की एयर एक्सहेल्ड एयर. आप जान रहे हैं ना कि ब्रीदिंग की 2 फेजेस हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो इनहेल किया जब, उस समय की एयर का कंपोजिशन क्या है, और जब एक्सहेल किया एयर, सांस को बाहर निकाला, उस समय एयर का कंपोजिशन क्या है. यहाँ पे छोटा सा चार्ट है, देखिएगा. वैसे आप ये पता है आपको कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तमाम गैसेस हैं उसमें. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, इनर्ट गैसेस भी उसमें हैं, तमाम चीजें हैं. ठीक है. लेकिन जब हम इनहेल करते हैं एयर को, उसमें ऑक्सीजन 21% होता है. ठीक है. लेकिन जब एक्सहेल करते हैं, आप देखिए उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज डाउन है. क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो यानी 5% जो है वो हमारी बॉडी के द्वारा ले लिया गया. वो ऑक्सीजन मेरी बॉडी ने ले लिया न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन के लिए. ठीक है. CO2 की कंडीशन देखिए, इनहेल्ड एयर में 0.03% है, जबकि एक्सहेल्ड एयर में 3% है. क्यों? क्योंकि जब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, उस समय ऑक्सीजन का तो यूज हुआ ऑक्सीडेशन में, लेकिन CO2 प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. तो जो CO2 प्रोड्यूस हुई उसने एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को बढ़ा दिया. अब नाइट्रोजन के परसेंट पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारी बॉडी नाइट्रोजन लेती नहीं है. तो इनहेल एयर में जितना नाइट्रोजन था, एक्सहेल एयर में भी उतना ही नाइट्रोजन रहेगा. वाटर वेपर की बात है तो देखिए इनहेल्ड एयर में वाटर वेपर कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. बिल्कुल फिक्स नहीं है कितना वाटर वेपर होगा. और जो एक्सहेल करेंगे उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा वाटर वेपर होगा. ठीक है. देखिए ज़्यादा वाटर वेपर क्यों होगा एक्सहेल किए गए एयर में? क्योंकि जब भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है और वाटर वेपर भी बनता है. तो वो वाटर वेपर बाहर आएगा. ठीक है. और एनर्जी भी बनी है. तो इसके कारण जो एक्सहेल्ड एयर है कंपैरेटिवली वार्म होता है. इनहेल एयर के कंपैरिजन में एक्सहेल्ड एयर जो है वो वार्म होता है. इसी कारण क्योंकि जो एयर हमने इनहेल किया है उसकी ऑक्सीजन ने डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ ऑक्सीडेशन उसका किया है, रिएक्ट किया है, उसके साथ ऑक्सीडेशन किया है उसका. और ऑक्सीडेशन जब किया है तो एनर्जी भी रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है और वाटर वेपर भी रिलीज हुआ है.
ठीक है, तो था कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अब जरा सेलुलर रेस्पिरेशन को समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, सांस लिया आपने, और वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंचा, लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंचा, छोटे छोटे सैक्स में। उन एल्वियोलाई में बहुत ही महीन ब्लड कैपिलरीज होंगी, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होगा, वो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगा। आपके ब्लड में एक चीज होती है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो ब्लड में ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ब्लड के साथ पूरी बॉडी में आ जा सकता है। तो जहां जरूरत होगी वहां ये ऑक्सीजन को दे करके वापस हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा। तो जिस भी सेल को जरूरत है वो ऑक्सीजन को लेगा, और उस सेल में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, ऑक्सीडेशन होगा, और वो CO2 और वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो CO2 जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस, कहने का मतलब लंग्स के थ्रू आया था और लंग्स के थ्रू ही वापस बॉडी से एक्सहेल कर दिया जाता है। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स मेनली 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनएरोबिक। जरा ध्यान से सुनिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जब रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, ऑक्सीजन भरपूर अवेलेबल है, तो जब अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा, पूरी तरह से अच्छे से रिएक्शन हो जाएगा, और CO2, H2O और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। आप देख रहे हैं इसका रिएक्शन बुक में C6H12O6 शुगर मॉलिक्यूल है प्लस ऑक्सीजन दैट इज CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एक बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी ऑक्सीडेशन होना है तो न्यूट्रिएंट्स को शुगर में कन्वर्ट होना होगा। जब न्यूट्रिएंट शुगर में कन्वर्ट होंगे तभी इस पर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। भाई इसीलिए जरूरत है हमको रेस्पिरेशन की। ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन था जिसमें बहुत अच्छे ढंग से हमको ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं। एनिमल्स ना कहा जाए, ऑर्गेनिज्म कहा जाए, बहुत ही छोटे हैं ये लोग, जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है। तो जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एनर्जी कैसे मिल रही है? एनर्जी इनको मिल रही है थोड़ी कम मिलेगी। कैसे? देखिए, ये ग्लूकोज है, इसका शुगर मॉलिक्यूल मान लीजिए ये ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होगा, ओके, जब इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अल्कोहल बनेगा और एनर्जी रिलीज हुई। क्या फर्क है दोनों रिएक्शन में? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बन रहा था, एरोबिक में भी एनएरोबिक में भी, एनर्जी भी दोनों में रिलीज हो रही है। अंतर क्या है?
जब कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो आपको H2O मिल रहा है, जबकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में आपको अल्कोहल मिल रहा है वाटर की जगह। ठीक है, एनर्जी तो रिलीज हो रही है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होती है और एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का ह्यूमन बीइंग्स में। आप तो कहोगे कि ह्यूमन बीइंग्स तो अच्छे से सांस लेते हैं, उनको ऑक्सीजन भी अच्छे से अवेलेबल होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन जरा सा ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ। मान लो बेटा आप कभी बहुत दौड़ गए, आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, दौड़ गया, कोई ऐसा हाथ से ही करने वाला कोई ऐसा काम कर दिया कि जो रोज नहीं करते हैं, हैबिट नहीं है, तो हाथ पाँव में दर्द होने लगता है। हैबिट नहीं है, खूब दौड़ जाओगे तो क्या होगा? मेढक कूद कर दोगे, मेढक की तरह कूद लोगे विदाउट हैबिट, तो क्या होगा? आपका पैर दर्द करना शुरू कर देगा। क्यों? रीजन है, रीजन ये है कि जब आपने वर्क ज्यादा किया तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ऐसे समझ लीजिए, आप वर्क ज्यादा करेंगे, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी, तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिल नहीं पा रही है। ठीक है, तो होगा क्या कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होने लगता है। जो मसल्स इन्वॉल्व है, जैसे दौड़ रहे हैं तो पैर की मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह से जो मसल्स इन्वॉल्व हैं फंक्शन में, उन मसल्स में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंच पाया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ सेल्स में वहां के, और अल्कोहल, लैक्टिक एसिड ये सब बना। सॉरी, जरा सा देखिएगा, ये तो ठीक है एनारोबिक में अल्कोहल बनता है, बात सही है, लेकिन जो हमारी मसल्स में बना वो लैक्टिक एसिड बना। क्लियर करिएगा इस बात को, एनारोबिक में अल्कोहल बनता है, दिस इज करेक्ट, बट यहाँ जब मसल्स वाली बात हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल न बन के लैक्टिक एसिड बन रहा है, और ये लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में इकट्ठा हो जा रहा है और उसी के कारण हमें दर्द होता है। इसका उपाय ये है कि मालिश की जाए, या गर्म पानी से हम, जैसे पैर में दर्द है तो गर्म पानी से पैरों को धो दें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड जमा है वो हट जाता है और हमें दर्द में आराम मिल जाता है। यानी लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है फिर, और सप्लाई धीरे धीरे मान लीजिए ऑक्सीजन की मिलने लगी अब उन मसल सेल्स को। जैसे आपने मालिश किया या आपने गर्म पानी से धो दिया अफेक्टेड पार्ट को, अफेक्टेड मसल्स को, तो अब वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचने लगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे होने लगी तो फिर लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेक डाउन भी हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब फिर बन जाता है, और जब लैक्टिक एसिड का जमाव वहाँ से समाप्त हो जाता है तो हमें दर्द में आराम मिल जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, जब आप कोई फिजिकल वर्क कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत दौड़ लिए, ऑक्सीजन की अधिक जरूरत है, ऑक्सीजन मिल नहीं पाई उतनी जल्दी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, इसीलिए आप देखते हैं कि लोग हाँफने लगते हैं। रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए हाँफने लगते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई मसल्स को तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनता है, वो इकट्ठा हो जाता है, जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ दर्द होगा। तरीका ये है कि उसका मसाज करिए, मालिश करिए, थोड़ा गर्म पानी से धोइए, तो क्या होता है उस लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाता है और CO2 और वाटर ये सब बन जाएगा। भाई वो तो हो ही रहा है, पूरा ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है न्यूट्रिएंट्स का। तो इस तरह से
जब वहां से लैक्टिक एसिड हट जाएगा तो दर्द भी कम हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक, बातों को समझिए और बुक की भी रीडिंग करिए। बुक की रीडिंग करेंगे तो भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा और समझा दिया गया है इसलिए और समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर भी गया है, उसको भी आप देखते रहेंगे। ठीक है, आगे कर